नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरी चौहान और आज किसकी जीत किसकी हार। यूपी उपचुनाव में किसकी जीत होगी और किसकी हार होगी। दरअसल प्रतिष्ठा का तो यूपी उपचुनाव की सुगबुगाहट तेज है और प्रतिष्ठा का प्रश्न बन चुकी है सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र की सीट। चुनौती से पार पाने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है और पार्टी के लिए जीत की राह इसलिए भी चुनौती भरी है क्योंकि प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव हो रहा है। वहीं लोकसभा चुनाव में पराजय पर मंथन के बाद अब बसपा करहल विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव की तैयारी में जुट गई है। पार्टी ने कैडर वोट बैंक को मनाने और रिझाने के प्रयास तेज कर दिए हैं। साथ में पार्टी करहल के कार्यकर्ताओं से राय लेने की भी तैयारी कर रही है और करहल विधानसभा सीट पर उपचुनाव की तिथि तो तय नहीं हुई है, लेकिन बसपा ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। मैनपुरी संसदीय सीट से बसपा प्रत्याशी शिव प्रसाद यादव को लोकसभा चुनाव में करीब 66,814 वोट ही मिले थे। जिले में पार्टी तीसरे स्थान पर रही। स्वयं पार्टी प्रमुख मायावती ने जिले के पदाधिकारियों को लखनऊ बुलाकर हार की समीक्षा की थी और इससे पहले वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में भी पार्टी करहल सीट पर पार्टी का प्रदर्शन कमजोर रहा था। अब उपचुनाव को लेकर दोबारा पार्टी सक्रिय हो गई है। तो बहुजन समाजवादी पार्टी की सक्रियता और उपचुनाव की हॉट सीटों का अगर जिक्र करें तो कानपुर की सीसामऊ सीट हॉट सीटों में से एक सीट है। अयोध्या की मिल्कीपुर सीट जो कि हॉट सीट मानी जाती है, साथ ही अंबेडकर नगर की कटहरी सीट। तो इस बार अगर देखा जाए मैनपुरी की करहल सीट भी हॉट सीट में से एक है। सीसामऊ, कटहरी, करहल, मिल्कीपुर और कुंदर की सपा के पास थी। अगर खाली हुई 10 सीटों की अगर पिछले गणित की बात की जाए और इस बार कांटे की टक्कर फूलपुर, गाजियाबाद, मंझवा और खैर बीजेपी के पास थी। मीरापुर सीट जो है बीजेपी के सहयोगी राष्ट्रीय लोकदल के पास थी। तो इस बार जीत और हार की होड़ मची हुई है। तो उपचुनाव की ये हॉट सीटें हैं जहां पर कांटे की टक्कर है और साख का सवाल है। तो यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव के लिए अभी भी सस्पेंस जो है बरकरार है। निर्वाचन आयोग ने अभी तारीखों का ऐलान नहीं किया, लेकिन जो दौरे हैं उनकी शुरुआत भी हो चुकी है। कल सीसामऊ सीट को लेकर कहा जाए चुनावी लिहाज से, उपचुनाव के इस चुनावी लिहाज से दौरा सीएम योगी आदित्यनाथ का भी सीधा इसी से जोड़कर देखा जा सकता है। तो यूपी में इन सीटों पर चुनाव है। फूलपुर, गाजियाबाद, मंझवा, मीरापुर, मिल्कीपुर, करहल, कटहरी, कुंदर की सीसामऊ से 10 सीटों पर चुनाव। फूलपुर, खैर और तैयारियां भी जोर शोर से। इसी को लेकर शुरुआत करेंगी चर्चा की। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। समाजवादी पार्टी से डीपी यादव जी जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बालकृष्ण पांडे जी हैं बीजेपी से, आपका बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो चर्चा की शुरुआत करें। यूपी की 10 सीटों में उपचुनाव होने हैं और इसको लेकर जो सरगर्मियां हैं, सियासी सरगर्मियां बढ़ी हुई हैं। शुरुआत करेंगे चर्चा की। मेहमान जुड़ चुके हैं डीपी यादव जी और बालकृष्ण पांडे जी भारतीय जनता पार्टी से, समाजवादी पार्टी से डीपी यादव जी हैं और शैलेंद्र तिवारी जी कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। स्वागत आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए।
देखा जाए शुरुआत भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से करेंगे, बालकृष्ण पांडे जी से। बालकृष्ण पांडे जी, देखा जाए अभी कल ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने दौरा किया सीसामऊ सीट का, क्योंकि कानपुर की सीसामऊ सीट जो है हॉट सीट में से एक है और समाजवादी पार्टी के विधायक जो हैं इरफान सोलंकी के सजा याफ्ता होने से ये खाली हुई। और जो सियासी समीकरण है, क्योंकि कुछ सीटें ऐसी हैं इस बार जो जो भारतीय जनता पार्टी के लिए उन्हें जीतना, उन पर जीत हासिल करना इतना आसान नहीं होगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड दल है और हमारा हमारा सिद्धांत है, हमारा नारा है कि हम विकास के साथ हैं। सुशासन लागू करने का हम पूर्ण प्रयत्न कर रहे हैं, हम सफल हुए हैं। हमने उत्तर प्रदेश से भ्रष्टाचार को मिटाने का पूर्ण प्रयत्न किया और हम सफल रहे। हमने उत्तर प्रदेश में दंगाइयों को उनकी जगह जेल पहुंचाने का काम किया। तो हमारा लक्ष्य है सबका साथ, सबका विकास, लेकिन सबका समाजवादी विश्वास, सबका पार्टी की प्रयास। एक मजबूत सीट सीसामऊ रही है। सीसामऊ सीट का अगर जिक्र करें जी, निश्चित रूप से मैं बता दूं, अभी मैं आंकड़ा सुबह सुबह देख रहा था। सीसामऊ सीट पे, जो कानपुर की सीसामऊ सीट पे, उस पे एक दंगाई को सजा हुई है और वो जेल गया है और उसका इतिहास ही आपराधिक रहा है। तो सीसामऊ के लोग बहुत गंभीरता के साथ समझ रहे हैं कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का जीतना सीसामऊ के लिए आवश्यक है, किस सुशासन के लिए, विकास के लिए, दंगा मुक्त होने के लिए। और मुझे लगता है कि सीसामऊ की जनता जो कि 10 की 10 सजा का ऐलान हुआ इरफान सोलंकी के मामले में, जो मामले सिद्ध हुए, 7 साल की सजा, फिर सजा को लेकर एक अपील की गई हाई कोर्ट में, तो एक सिंपैथी लोगों की जाती हुई नजर आ रही है इरफान सोलंकी की तरफ या समाजवादी पार्टी की तरफ। मैं सोनी जी आपको बता दूं कि आज उत्तर प्रदेश का जो जनमानस है उसकी सिंपैथी अब अपराधी के साथ नहीं रह गई है, दगाइयों के साथ नहीं है, भ्रष्टाचारियों के साथ नहीं है। पूर्व में समाजवादी पार्टी की जो उत्तर प्रदेश की सरकार थी वो भ्रष्टाचार की सरकार थी, दंगे की सरकार थी और वो एक जातिवादी मजहबी तत्वों को एक तरफ मजहबवाद फैलाना, एक तरफ जातिवाद फैलाना, ये सब इनका लक्ष्य रहा है। उत्तर प्रदेश की जनता इनके कारनामों से बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ है और निश्चित रूप से आप मान लीजिए कि जिस प्रकार से हमारा कैडर, हमारी व्यवस्थाएं, जिस प्रकार से हम जनता के बीच में रहते हैं, काम करते हैं, वो सब चीजें जनता ठीक से देख रही है। और आने वाले उपचुनाव में ये आपको, सोनी जी, आपको लगेगा कि मैंने जो बात कही थी आपकी डिबेट में बैठ के बात सही कही थी और उत्तर प्रदेश की जनता इन 10 ही सीटों पे भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिताने जा रही है और भारतीय जनता पार्टी अपना जीत का जो कंटिन्यूएशन है, जो निरंतरता है, उसको बरकरार रखेगी। ठीक है। समाजवादी पार्टी से डीपी यादव जी जुड़े हुए हैं। डीपी यादव जी, देखा जाए पीडीए की काट का एक फॉर्मूला जो भारतीय जनता पार्टी ने तैयार किया, ये कहा जाए एक कोशिशें होती हुई जो नजर आ रही हैं। अभी कल दौरा था सीएम योगी आदित्यनाथ का, आपको भी पता होगा, और वो तमाम सौगातें दी गई एक चुनावी लॉलीपॉप के तौर पर इसे देखा जाए तो क्या लगता है इन सौगातों के बिहाफ पर ही क्या जो जीत का रास्ता है वो भारतीय जनता पार्टी आसान कर पाएगी? जी सोनी जी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि मुख्यमंत्री जी कल सीसामऊ के दौरे पर गए हुए थे कानपुर में और उन्होंने तमाम तरह के लॉलीपॉप देने की कोशिश किया था। लेकिन जनता अब भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई समझ चुकी है। जनता ये जान चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ लॉलीपॉप देती है, झूठ बोलती है, झांसा देती है और विकास से इसका कोसों कोसों तक कुछ भी लेना देना नहीं है। अभी हमारे मित्र कह रहे थे कि ये एक सुशासन की सरकार है, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार है। अभी हम लोगों ने देखा होगा कुछ दिन पहले, अभी हमको लगता है हफ्ते 10 दिन हुए होंगे, किस प्रकार से एक इंस्पेक्टर के पास से जो 9 लाख रुपए बरामद हुए। जब वहां पर एसपी ने उसके ऊपर छापा डाला तो वो जो है कहीं ना कहीं दीवार कूद करके भाग गया। इसी तरह से पूरे उत्तर प्रदेश में अराजकता है, पूरे उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार है, थाने और तहसील लूट के अड्डे बने हुए हैं, जनता त्राही त्राही कर रही है, कोई भी काम नहीं हो रहा है। यहाँ तक कि एफआईआर लिखने के लिए भी पैसे लिए जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोग अपनी वाहवाही कर रहे हैं, अपने मुंह मियां मिट्ठू बन रहे हैं। इसी तरह से आज देखेंगी सोनी जी तो चिकित्सा व्यवस्था भी समाजवादी पार्टी इन्हीं मुद्दों के आधार पर जो है कि जनता को रिझाने की कोशिश करेगी? जी, क्या एक बार फिर से प्रश्न करिए। क्या समाजवादी पार्टी इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएगी?
और जनता जी को रिझाने की बिल्कुल, कोशिश समाजवादी करेगी। पार्टी इन्हीं सारे मुद्दों को लेकर के जाएगी, चाहे कानून व्यवस्था के मुद्दा हो, चाहे आपका स्वास्थ्य का मुद्दा हो, शिक्षा का मुद्दा हो। इन्हीं मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़े जाने चाहिए, सांप्रदायिक आधार पर चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री चुनाव को ध्रुवीकृत करने का जो काम करते हैं, उससे जनता अब उब चुकी है। जनता ने 2024 के लोकसभा चुनाव में ये बता दिया है, विशेष करके उत्तर प्रदेश की जनता ने, कि वो भारतीय जनता पार्टी के नफरत की राजनीति से, नकारात्मकता की राजनीति के, नाटक नौटंकी की राजनीति से उब चुकी है, और वो अब साफ सुथरी कहीं ना कहीं विकास की राजनीति चाहती है। लोग चाहते हैं कि हमारे बच्चों को नौकरी मिले, हमारे लिए स्वास्थ्य ठीक है। की सुविधाएं हो, हमारे लिए शिक्षा की सुविधा हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का इनसे कोसों कोसों दूर तक लेना देना नहीं है। चलिए, ये तमाम मुद्दे हैं समाजवादी पार्टी के, जिन मुद्दों के आधार पर वो जनता के बीच जाएगी और जनता का भरोसा जीतने की कोशिश करेगी। हालांकि आगे देखना होगा कि भरोसा किस ओर जाता है और जीत और हार का क्या कुछ रिजल्ट निकलकर सामने आता है। हालांकि लोकसभा चुनाव ने भी काफी कुछ बयां किया है, तो इस बार उन कमियों पर भी नजर है भारतीय जनता पार्टी की। शैलेंद्र जी का रुख करेंगे, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र तिवारी जी, अगर देखा जाए कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पर बीजेपी की राह इतनी आसान होने वाली नहीं है, तो किस लिहाज से ये फायदा विपक्ष देख पा रहा है? अगर उपचुनाव की बात करें, चाहे करहल सीट हो, क्योंकि ये हॉट सीटें हैं, सिसामऊ सीट है, मिल्कीपुर है और कुंदरकी है, तो ये तमाम सीटें हैं जहां पर एक जद्दोजहद देखने को मिल रही है। देखिए, एक बात समझिए, मैं स्पष्ट रूप से आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि जो आज विकास की बात कर रहे हैं, उनका विकास कुछ इस तरह से है कि जहां पर कानपुर से लखनऊ आने में घंटे 1.5 घंटे का सफर था, आज वो सफर 1 दिन का हो गया। जिस कानपुर में जाने के लिए सड़कें टॉप की होनी चाहिए थी, वहां सड़क पर टोल पड़ रहा है, और उस सड़क पर टोल पड़ने का क्या मतलब है? टोल का मतलब होता है कि अच्छी सड़क और साफ सुथरा सड़क और जल्दी समय, ये मतलब होता है, मगर टोल पड़ रहा है आज भी। ये कुल मिलाकर के जनता की आंख में धूल झोंक करके ही काम करना चाहते हैं, ऐसा विकास। अब आप आइए योजनाओं पर, कई जिलों में बाढ़ आ गई है, वहां जो है आप लोग परेशान हैं बाढ़ से, भोजन रोटी कपड़ा मकान के लिए तरस रहे हैं, ऐसी स्थिति बनी हुई है। वहां विकास देखने नहीं जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं जहां चुनाव होना है। कुल मिलाकर के देश की, प्रदेश की जनता इनके चुनावी योजनाओं से, जुमलों से आज ही जा चुकी है पूरी तरह से। और आप ये जान लीजिए, ये जो मथने का प्रयास कर रहे हैं, कभी किसी पे कोई ब्रांड, कभी किसी पे कोई ब्रांड, ये जो झूठा और जुमला ब्रांड है, इसका क्या होगा? चलिए, इसको जनता, ये जुमला ब्रांड आपने कल एक सुना होगा, सौगात के साथ साथ सीएम योगी आदित्यनाथ ने कल दौरा किया सिसामऊ सीट का, कानपुर का, और उस दौरान उन्होंने लाल इमली का जिक्र किया और कांग्रेस पर भी निशाना साधते हुए नजर आए, समाजवादी पार्टी पर भी। देखिए, आजकल वो निशाना साध रहे हैं डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट पे, और कंधा बना रहे हैं कांग्रेस तो कभी, और कभी जो है नहीं। तो लाल इमली बंद हुई तो जिम्मेदार किसे माना जाए? किसकी गवर्नमेंट थी? आज की सरकार। लाल इमली को आपने बंद किया, लूट के बंद कर दिया आपने। आप पता करिए, आपको जानकारी करेक्ट होनी चाहिए। और मैं लाल इमली का पूरा केस बता दूं, लाल इमली में गया था व्यक्तिगत स्तर पे, मैं वहां गया हूँ, वहां के लोगों से मिला हूँ। भैया हमको रख लेना तो भैया जी, चलिए शैलेंद्र जी पूरी करिए, बात पूरी करिए। भैया जी हमको रख लेना तो बात बोलिए। भैया जी हमको रख लेना कांग्रेस का भ्रष्टाचार अपने सर पे लिए रही भैया, उसको पास ओवर मत करिए भैया। भैया जी हमको रख लेना दीजिए बात। कांग्रेस को देश को भ्रष्टाचार में डुबाने वाली जो प्रयास था, जिसपे उन्होंने काम किया भैया, उसको चलिए ठीक है बालकृष्ण पांडे जी, बात को पूरी हो जाने दीजिए। शैलेंद्र जी बात पूरी कर लीजिए। आपके भ्रष्टाचार पे 60 साल तक पेशेंस रखा है देश की जनता ने। अब आपके भ्रष्टाचार पे, आपकी बात पे पेशेंस नहीं रख पाएगी। भैया जी बात समझिए, हमें पता आपको पीड़ा हो रही है। हम समझ रहे हैं कि आपने बंद कराई लाल इमली, हम समझ रहे हैं लाल इमली आपने बंद कराई। ठीक है, सभी जानते हैं बालकृष्ण जी, सभी जानते हैं किसके कार्यकाल में बंद हुई, क्यों बंद हुई, वो तमाम पहलू मुझे लगता है हर किसी को पता है। समझ लीजिए, जैसा कि हमारे साथी भी बता रहे हैं
कि उनके कार्यकाल में बंद हुई है और ये भ्रष्टाचार है। तो 7 साल से सरकार है, 10 साल से सेंट्रल में है, एक रोमा भी किसी को कुछ निकाल के दिखा नहीं पाए। ये भ्रष्टाचारी खुद है और दूसरे को आईना दिखाते हैं। अरे खुद चेहरा देख लीजिए, 7 साल में क्या किया आपने। अभी हम नेशनल हेराल्ड केस देख रहे हैं, पता भी आपको नहीं होगा नेशनल हेराल्ड में क्या निकला जांच में। आज तक जांच में कुछ निकालता है? कुछ नहीं निकालता है। सिर्फ लगातार झूठ बोले जा रहे हैं, लगातार झूठ पे झूठ आप। इसीलिए आपके नेता को सामने आता है धार्मिक ईडीओ ने ऐसा जुमला करते हैं, जुमला करते हैं, सिर्फ झूठ बोलते हैं। बताइए आप कानपुर में नहीं कर रहा है, कानपुर की जनता को लखनऊ से कानपुर होने वाले, कानपुर के लखनऊ औद्योगिक इकाइयों को लूट के पप्पूबाजी न करिए, पप्पूबाजी मत करिए। टोल पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? क्यों पड़ रहा है टोल? बताइए क्या सड़क व्यवस्था उससे क्यों टोल देना पड़ रहा है जनता को? क्यों देना पड़ रहा है? बताइए आप। आपकी आदत इसलिए नहीं है कि आपको इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में पता है। ठीक है शैलेंद्र जी बालकृष्ण जी का रुख कर लेते हैं। बालकृष्ण जी, क्योंकि अगर कुंदर की सीट का जिक्र करें, ऐसी हालांकि कई सीटें हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी चैलेंजिंग है इस बार। कुंदर की सीट में चूंकि 60% जो है मुस्लिम बाहुल्य आबादी है यहाँ पर, क्या लगता है जीत कैसे आसान होगी? उसके लिए क्या रणनीतियां बनाई है कैडर बेस के आधार पर, जाति बेस के आधार पर, जाति वर्ग के आधार पर क्या रणनीति भारतीय जनता पार्टी की? मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज जो वर्ग है जिसको तुष्टीकरण करते हैं ये लोग और कहीं ना कहीं डराते हैं, धमकाते हैं कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, उस वर्ग को भी ये समझ में आ गया है कि विकास भारतीय जनता पार्टी की सरकार में है, सुशासन योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में है। अयोध्या में देख रहे हैं आपके सहयोगी दल के नगर अध्यक्ष का बलात्कार, अयोध्या में जिसको भी जेल भेजने का काम किया, बुलडोजर चलाने का आपके नगर अध्यक्ष का बलात्कार देख रहे हैं। कन्नौज में आपके सहयोगी दल के राष्ट्रीय नेता हैं, उनके प्लेटफॉर्म के द्वारा जो रेप किया गया एक लड़की का नाम अयोध्या वाले मसले में भी तो समाजवादी पार्टी के लोगों का इन्वॉल्वमेंट था। बात करने के लिए दिखाया है, चित्रकूट में दिखाया है, आगे भी दिखाएंगे। परेशान ना होइए आप, आपकी परेशानी पता लग चुका है। आप इस समय इरिटेट ना होइए, बिल्कुल भी व्यस्त ना होइए। आप चिंतित रहिए खाली कि सीटें आपकी उपचुनाव में गई, उपचुनाव में सीटें जो सोनी जी ठीक है, ये कांग्रेसी भ्रष्टाचारी, देश को लूटने वाले, ये दंगाई जब सत्ता की बात करते हैं तो प्रदेश की जनता, देश की जनता ठीक से जानते हैं कि दंगाई जो है इस देश को जातिवाद में, इस देश को मजहबीवाद में, ये दंगा कराने वाले लोग इस प्रदेश और देश को बांटना चाहते हैं। ठीक है शैलेंद्र जी ऐसे समझ में नहीं आएगा। डीपी यादव जी का रुख कर लेते हैं। ठीक है, डीपी यादव जी का रुख कर लेते हैं। डीपी यादव जी, फूलपुर सीट को लेकर क्या कुछ जो रणनीति है समाजवादी पार्टी की, क्या लगता है इस बार कौन सा फैक्टर या किस मुद्दे के आधार पर आम जनता को अपने और खींच पाएगी समाजवादी पार्टी? गरीबी को मिटाने के लिए ठीक है शैलेंद्र गुमराह करने का काम करते हैं। आपके भी कार्यकाल में कैसी स्थितियां रही सबने देखी। अब भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल है, उसमें भी जनता देख रही है। इस देश की जनता ने माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी के तीसरी बार प्रधानमंत्री। ठीक है शैलेंद्र जी और बालकृष्ण जी, आपका रुख करेंगे तब आप बोलिएगा। डीपी यादव जी से सवाल है। डीपी यादव जी, आवाज मिल पा रही है? झूठ के अलावा कुछ बोलना ही नहीं है, निरंतर झूठ बोलना है, उसके अलावा कुछ करना ही नहीं है। ये झूठों की पार्टी है, जुमलेबाजों की पार्टी है, झूठ के अलावा कुछ आता नहीं है, निरंतर लगातार झूठ बोलते हैं। आज तक किसी भी आदमी आरोपी को सजा नहीं दिला पाए हैं, चला रहे थे, कुछ कर नहीं पाए हैं लगातार। ठीक है बालकृष्ण जी, शैलेंद्र जी, ठीक है, अभी प्रचार प्रसार होना बाकी है, उस दौरान खूब ये सियासी तंज छोड़िएगा एक दूसरे पर। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं। सोनी जी पप्पूआज को शांत कराइए, सोनी जी पप्पूआज को शांत कराइए। शैलेंद्र जी और बालकृष्ण जी, आप दोनों से बोलेंगे कि आप शांत हो जाइए, अपनी बारी में ही बोलिएगा, चूंकि समय भी नहीं बचा है। डीपी यादव जी, आप सुन पा रहे हैं क्या? सामने प्रत्यक्ष दिख रहा है, कांग्रेस का प्रत्यक्ष सामने दिख रहा है। नोटबंदी के नाम पर लूटने वालों को शांत कराइए, नोटबंदी के नाम पर लूटने वालों को शांत कराइए।
ये नोटबंदी के नाम पर लूटने वालों को शांत लाल कराइए, को लूटने को शांत कराइए, चलिए ठीक है। आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। चूंकि समय इजाजत नहीं देता कि चर्चा को आगे बढ़ाएं और शायद आप लोग भी अभी डीपी यादव जी को आवाज भी नहीं मिल पा रही है। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए।